बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, जैसे कि कल हमने अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बन एंड अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन को कवर किया था। नाउ वी हैव लेक्चर नंबर 3, सॉरी लेक्चर नंबर 8, और इसमें हमारे पास है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो बेटा, सबसे पहले तो व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी होती क्या है? The existence of an element in two or more different forms is called allotropy, and different forms are called allotropes or allotropic form. Chemical properties of allotropic forms are same, but they have different physical properties due to different structure or arrangement of atoms. बेटा, एक ही एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स वो एलोट्रोपिक कहलाती है कि एक ही एलिमेंट दो या दो से ज्यादा अलग अलग फिजिकल तरीकों से किस तरह दिखता है। अगर वो ऐसी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती है। हर एलिमेंट के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है वो हमेशा आपको बाय नेचर गैस ही मिलेगी। हाइड्रोजन है वो आपको बाय नेचर गैस की फॉर्म में ही मिलता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एलोट्रोपिक फॉर्म्स मौजूद होती हैं, उनके नेचर में एलोट्रोपी मौजूद होती है, जैसे जस्ट लाइक कार्बन या सल्फर। एलोट्रोपिक में बेटा होता ये है कि एलिमेंट फिजिकली दिखने में चेंज होता है, बट उसकी केमिकल नेचर सेम होती है। फॉर एग्जांपल, कार्बन हमें सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कोल की फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि कोयला। कोयला बेसिकली क्या है? कार्बन ही है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। और कार्बन हमें डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है। अगर हम डायमंड का सिंबल देखें तो डायमंड का सिंबल भी सी ही होता है, क्योंकि वो कार्बन ही की फॉर्म है। और डायमंड हमें मिलता भी कहाँ से है? कोल माइंस के अंदर से। जब के सेवरल ईयर्स कोयला जो है वो रखा रहता है अपनी कोल माइंस के अंदर, और अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो, इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, तो वो आफ्टर सेवरल ईयर्स, बाज दफा इसमें पूरे पूरे डिकेड्स लगते हैं, 100 साल, 100 से भी ज्यादा साल का टाइम पीरियड लगता है, तो वो कोल अपने आप को डायमंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डायमंड और कोल बेसिकली दोनों की फॉर्मेशन कार्बन से ही होती है, बट दोनों फिजिकली दिखने में बहुत डिफरेंट है। कोल जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, जबकि डायमंड एक आपका वैल्यूएबल एलिमेंट है, ठीक है, जो ज्वेलरी पर्पस पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दूसरे भी इसके यूजेस हैं डायमंड के। कोल बहुत चीप फॉर्म में मिलता है, सस्ते फॉर्म में मिलता है, लेकिन डायमंड एक वैल्यूएबल है, ठीक है, जिसकी प्राइस जो होती है वो मिलियंस में होती है। इसी तरह ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहते हैं बेटा जो आप जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, तो जो पेंसिल की टिप जिससे बनी हुई होती है वो ग्रेफाइट होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस के अंदर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, वहां पर भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेफाइट भी जो है वो उसकी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इनके स्ट्रक्चर दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कोल और डायमंड के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। बट अगर हम इनकी केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर दोनों की सेम है। कोल भी जलाने का काम करता है, ठीक है, कोल भी बर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। डायमंड भी जलाने का काम करता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि कोल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम बर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, आग के फ्लेम्स बनते हैं। जबकि जो है वो डायमंड आपका इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स जलाने का काम करता है। कोल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और अगर डायमंड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाए तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सेम प्रोसीजर ग्रेफाइट का भी है, सेम बकीबॉल्स का भी है। बट यहाँ पर हम अपने लेक्चर के अंदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में डायमंड और ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे। बकीबॉल्स कार्बन की ट्रू एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है। उसको एलोट्रोपिक फॉर्म में काउंट जरूर करते हैं, बट वो रियल एलोट्रोपिक फॉर्म बकीबॉल्स नहीं है। तो इससे रेलेवेंट जो है वो एग्जाम में यूजुअली नहीं आता कुछ भी। तो डायमंड क्या है आपका? सबसे पहले जो कार्बन की पहली एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड इज फाउंड चीफली इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।
जो मेन रीजन्स हैं जहाँ पर हमें डायमंड मिलता है वो आपकी ये 4 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। द ब्लैक कलर डायमंड्स आर कॉल्ड बोर्ड और कार्बनडो विच आर लो इन कॉस्ट। आप डायमंड के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। जो नेचुरल डायमंड है वो तो आपका वाइट कलर का ही होता है, शाइनी। इसके अलावा ब्लू कलर में भी मिलता है, पिंक कलर में भी मिलता है, लेकिन वो डायमंड की इम्प्योर फॉर्म्स है। इसके अलावा डायमंड ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक है, जिसको हम बोर्ड या कार्बनडो कहते हैं। ये कॉस्ट में जो है वो सस्ता होता है और आमतौर पर ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है, रॉक्स की ड्रिलिंग के लिए। ग्रेफाइट अक्यूर्स नेचुरली एज प्लम्बेगो एंड ओपेक ब्लैक सॉलिड। इट इज फाउंड इन साइबेरिया, कनाडा एंड श्रीलंका। तो ग्रेफाइट के जो मेन रीजन है वो साइबेरिया, कनाडा और श्रीलंका है, और ये नेचुरली एज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें, क्योंकि एग्जाम में इनके डिफरेंसेस भी आते हैं, तो डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड ब्राइट इन प्योर स्टेट। अगर अपनी प्योर स्टेट में डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है और ब्राइट सरफेस है, इसकी अपनी ओन लाइट होती है। अगर अंधेरे में रखें तो वो चमकना शुरू कर देता है क्योंकि इसके अपने अंदर नेचुरल लाइट मौजूद होती है। ग्रेफाइट इज डार्क ग्रे कलर एंड डल मेटेलिक लस्टर। ग्रेफाइट आपका डार्क ग्रे कलर का होता है और इसके अलावा इसके अंदर डल मेटेलिक लस्टर होता है, यानी इसकी सरफेस शाइनी होती है और इसके अंदर कुछ ना कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसी वजह से ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सेट्रा। अच्छा, डायमंड के लिए ध्यान में रखिएगा, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी मटेरियल हमारे पास हैं, इनमें सबसे हार्ड सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड होता है। डायमंड से ज्यादा हार्ड सब्सटेंस कोई भी नहीं है। यही वजह है कि कोई भी एलिमेंट डायमंड को कट नहीं कर सकता। कोई भी ब्लेड हो, कोई भी ग्लास हो, वो डायमंड को कट नहीं कर सकता, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर डायमंड को हमें काटना है तो उसके लिए हमें डायमंड ही की जरूरत पड़ती है। तो डायमंड जो है वो सिर्फ डायमंड से कट हो सकता है। तो इसके अलावा ग्रेफाइट इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस एंड ग्रीसी टू फील। वाइल ग्रेफाइट जो है बाय नेचर सॉफ्ट होता है और ग्रीसी टू फील। अगर आप ग्रेफाइट को एक बार हाथ लगाए तो आपको हाथ में स्लिपरी टच आएगा, यानी कि ग्रीसी होता है, स्मूथ सरफेस होती है इसकी बहुत ज्यादा। डायमंड क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है और वो है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डायमंड अपने हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बाकी तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सॉलिड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता जितना डायमंड का है, और वो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर जाकर डायमंड मेल्ट होता है, अदरवाइज इससे कम टेम्परेचर पर डायमंड मेल्ट नहीं होता। और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जिस तरह का आपने पढ़ा है प्रीवियस अपनी क्लास के अंदर भी, आई मीन क्लास 9 के अंदर, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और एटम्स के दरमियान में गैप जितना कम होता है, उतना ही जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए गैप की जरूरत होती है। एटम्स के दरमियान में फॉर्मेशन ऑफ गैप जो होगी, अगर वो वीक होगी तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास हो सकते हैं, और गैप जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास नहीं होते। तो डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से उसमें गैप बिल्कुल नहीं होता मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, और इस वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि ग्रेफाइट, उसमें गैप मौजूद होता है, तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि बताया था आपको कि डायमंड जो है वो कार्बनिक की फॉर्म है, तो इसलिए अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो डायमंड को हम रिप्रेजेंट सी से ही करते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक की एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसकी फॉर्मेशन कार्बन से होती है। तो ये डायमंड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें 2400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि वैसे भी कार्बन का नेचर है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है
और फौरन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो वही सेम नेचर कार्बन डायमंड के अंदर भी है कि डायमंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और वही सेम नेचर ग्रेफाइट के अंदर भी है, क्योंकि ये भी कार्बन ही से फॉर्म होता है। तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो 2200 डिग्री पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये तो बेटा इसके डिफरेंसेस थे आपके। अब इसके बाद टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ डायमंड एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो डायमंड का बेसिक यूज जो है, कलर्ड डायमंड्स आर यूज एज जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स इन ज्वेलरी। जितने भी कलर्ड डायमंड हैं, ट्रांसपेरेंट डायमंड, इसके अलावा कोई भी पिंक कलर का या ब्लू कलर का डायमंड, वो आपके ज्वेलरी पर्पस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। बॉट और कार्बेंटो जो कि ब्लैक डायमंड होता है, क्योंकि वो लो इन कॉस्ट होता है और ज्वेलरी में नॉर्मली इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसका कलर ब्लैक कलर का होता है। तो ये कटिंग ऑफ ग्लास एंड फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग ऑफ रॉक्स में इस्तेमाल होता है, कि अगर हमें पहाड़ों पर ड्रिलिंग करनी हो तो ड्रिल ब्लेड्स के अंदर डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ड्रिलिंग स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा गिलास को कट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो डायमंड क्योंकि बहुत शार्प मटेरियल है, तो अगर आप डायमंड को किसी गिलास के ऊपर फेरें, गिलास के ऊपर उसको मूव करें, तो गिलास जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। क्योंकि डायमंड की शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट इज यूज एज अ ब्लैक पिगमेंट इन पेंट्स। सबसे पहले तो ग्रेफाइट पेंट्स में इस्तेमाल होता है पिगमेंट के तौर पर, जो कलर लेकर आता है, पेंट के अंदर ब्लैकिश कलर लेकर आता है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स रॉड्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्रेफाइट का मेन यूज तो जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस में ही है। इट इज यूज एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर एटम बॉम्ब्स वगैरह बन रहे होते हैं या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स का, तो वहां पर न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो कि न्यूट्रॉन के ब्रेक होने को और न्यूट्रॉन्स के जो है वो कंबाइन होने को मॉडरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज मिक्स्ड विद ऑयल टू फॉर्म अ हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट। इसको ऐसा ऑयल के साथ कंबाइन किया जाता है लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने के लिए। और ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी है कि इट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर, सो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल ग्रेफाइट प्लस थ्री। ग्रेफाइट की बेटा ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसको किसी पेपर के ऊपर मूव किया जाए तो वो ब्लैक मार्क छोड़ देता है, ठीक है, निशान छोड़ देता है। तो इसीलिए पेंसिल्स में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए, तो राइटिंग पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। अब है इन दोनों का स्ट्रक्चर, के डायमंड और ग्रेफाइट का बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है। ईच कार्बन एटम, अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें, ईच कार्बन एटम इज कॉमनली बॉन्डेड विद 4 other carbon atom to give a basic tetrahedral unit. These basic tetrahedral units with one another identify and indefinitely forming a giant three-dimensional structure. To this, diamond is the hardest known substance. अब देखिए बेटा, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके पास डायमंड का स्ट्रक्चर है कि हर कार्बन एटम अपने साथ 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है, और जो पैटर्न बनाता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, 4 कोनों वाला। और इसमें देखें, ये जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर कार्बन एटम है, इस सेंटर कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर इसके साथ कंबाइन होंगे। इसी तरह इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम कंबाइन है, इस एक कार्बन के साथ ये 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स कंबाइन है, फॉर्मेशन हुई हुई है इनकी। तो हर एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में स्ट्रक्चर्स में कंबाइन हुए हुए होते हैं, और बेसिकली जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी 3D फिगर। यानी अगर आप उनको किसी भी एंगल से देखें तो हर जगह से वो सेम नजर आएगा उसका स्ट्रक्चर। ऐसी फिगर जिसको आप किसी भी एंगल से देखें तो हर जगह से वो सेम नजर आए, तो वो 3 डायमेंशनल फिगर कहलाती है। तो ये जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
इनके दरमियान के बॉन्ड गैप्स बहुत कम होते हैं, जैसा कि बताया था पहले, और यही वजह है कि इनकी जो रिजिडनेस है वो बहुत ज्यादा होती है। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए एक तो हमारा स्ट्रक्चर वीक होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप होना चाहिए, और दूसरा के मॉलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। तो डायमंड में क्योंकि स्ट्रक्चर में गैप ही मौजूद नहीं होता और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में पैटर्न बनाने में जो है वो बिजी होते हैं, एंगेज होते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में नहीं होता डायमंड में, जिसकी वजह से वो करंट पास नहीं करता। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के दरमियान की लेंथ कितनी है, बॉन्डिंग की तरफ, बॉन्डिंग की लेंथ, क्योंकि ये सारे एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। तो एक बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान की बॉन्ड लाइन जो है वो इसकी ग्रेफाइट की, सॉरी डायमंड की 1.54 आर्मस्ट्रांग होती है, और बॉन्ड एनर्जी जो है वो 347 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, यानी इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम से कम 347 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब अगर ये हो गया आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, अब है इसके बाद ग्रेफाइट। Each carbon atom, each carbon atom is covalently bonded with three other carbon atoms to give a basic hexagonal unit. बेटा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम तीन दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। हेक्सागोनल यानी कि 6 कोनों वाला। जैसे आप ये देखें, ये स्ट्रक्चर है आपका ग्रेफाइट का, 1 2 3 4 5 और ये 6 एटम्स हैं इसके आपस में कंबाइन। हर एक एटम तीन दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन है। ये एक एटम इन तीन के ग्रुप बना हुआ है, इन तीन का ग्रुप बना हुआ है, आपस में बॉन्ड बना हुआ है, और इस तरीके से टोटल जो है ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसकी 6 साइड्स हैं। These basic units are held together by weak van der Waals forces of attraction over layer by layer. These layers slide over one another. Due to this, graphite is very soft and slippery. अब देखें बेटा, इनकी लेयर्स फॉर्मेशन हुई भी होती है और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक रिंग है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, फिर दोबारा पहला वाला उसके दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो इनमें ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और ये कंटिन्यूसली इनमें स्लाइडिंग होती है लेयर्स के दरमियान में। तो यही वजह है कि इनका स्ट्रक्चर स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें ध्यान में रखिएगा कि ग्रेफाइट की अगर आप एक रॉड लेते हैं तो रॉड अपनी एजिस से स्ट्रांग होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि ऊपर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप कम है, नीचे गैप ज्यादा है, और फिर उसके बाद नीचे की साइड पर गैप दोबारा से डिक्रीज हो जाता है। यानी ग्रेफाइट अपने टॉप साइड से और बॉटम साइड से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रखता है, जबकि मिडिल पोर्शन जो होता है वो उसका वीक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के दरमियान में बॉन्ड लेंथ कम है, फासला कम है, जबकि यहाँ पर और इस तरीके से इन कम फासलों पर इन्होंने अपर लेयर को फॉर्मेशन की भी है। और यही सेम पैटर्न जो है वो लोअर लेयर का भी है कि एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, और इन्हीं जो है वो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ के साथ उन्होंने आपस में फॉर्मेशन की है। लेकिन एक लेयर यानी कि एक पूरा ये पैटर्न दूसरे अपने लोअर पैटर्न से काफी डिस्टेंस पर है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इनकी इंक्रीज हो रही है। यही वजह है कि ग्रेफाइट जो है वो अपनी अपर लेयर और लोअर लेयर की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वहां से वो यूजुअली करंट पास करता भी नहीं है। तो करंट जो पास करता है वो अपने मिडिल पोर्शन से पास कर रही होती है ग्रेफाइट की रॉड, क्योंकि मिडिल पोर्शन में गैप होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मिडिल पोर्शन से करंट भी पास करता है और मिडिल पोर्शन से जो है वो ग्रेफाइट वीक भी होता है। Graphite is the good conductor of electricity because only 3 of the 4 valence electrons are held in definite
बॉन्ड फॉर्मेशन, सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ओवर द होल लेयर। तो यहां पर ग्रेफाइट के अंदर, क्योंकि कार्बन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यानी उसके पास 4 की वैलेंसी मौजूद होती है, 4 की रिक्वायरमेट होती है। तो ग्रेफाइट में उन 4 में से 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड होता है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट को ट्रांसफर करने का काम करता है, और यही वजह है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है ग्रेफाइट की वो 3.35 आर्मस्ट्रांग होती है, और बॉन्ड एनर्जी जो है ग्रेफाइट की वो 232 किलो जूल पर मोल है। तो बेटा ये थी इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और यहाँ पर एलोट्रोपिक का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर्स को जरूर कॉपी में नोट डाउन करें, और कोई इशू हो तो आप प्लीज कंसल्ट कर सकते हैं। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।